हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। साइंस जी के यहाँ पर कर रहे हैं टॉपिक नंबर 23 का 5th पार्ट रहेगा आज। और ये इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसीलिए इस चैप्टर के पार्ट्स भी बहुत सारे बन गए हैं। लेकिन हर पार्ट में 20-25 तक क्वेश्चंस हम रखते हैं, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। और इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले का लिंक मिल जाएगा, तो इससे पहले वाले पार्ट्स भी आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस वहाँ पूछी जाती है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए टॉपिक वाइज हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्यकी, ये लास्ट तक बने रहे वीडियो में। ये मानव कार्यकी वाला लेसन चल रहा है हमारा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, थाइमस है, या फिर थायराइड है, या फिर पेनक्रियास है? तो यहाँ पर क्या रहेगा, क्या रहेगा इसका आंसर? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि है एक, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी आवश्यकता शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए नहीं होती है? तो इन पदार्थों में से, जो कि ये पदार्थ दे रखे हैं, इनमें से अस्थि के निर्माण में किसके जो है उपयोगी नहीं है, निर्माण के लिए नहीं है? तो यहाँ पर निम्नलिखित पदार्थ दिए गए हैं: फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन डी, सोडियम। तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पर? आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी आवश्यकता शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए नहीं होती है? तो अस्थि के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? फास्फोरस की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है, और विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है। तो सोडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर आंसर रहेगा डी। क्या आंसर रहेगा हमारा? डी आंसर रहेगा। सोडियम की शरीर में अस्थि के निर्माण में आवश्यकता नहीं होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु निम्नलिखित में से किन दो खनिजों का उपयोग होता है? किन दो खनिजों का उपयोग होता है? मानव शरीर है, जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु निम्नलिखित में से किन दो खनिजों का उपयोग होता है? तो किन दो खनिजों का उपयोग होता है? पोटेशियम और आयोडीन, सल्फर और सोडियम, आयरन और फास्फोरस, सोडियम तथा पोटेशियम। तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पर? यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा डी। क्या आंसर रहेगा? डी, सोडियम तथा पोटेशियम आंसर रहेगा इसका। क्या रहेगा? सोडियम तथा पोटेशियम आंसर रहेगा। हमारे शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम दो खनिजों का उपयोग होता है। सोडियम और पोटेशियम दो खनिजों का उपयोग होता है नस आवेग के संचरण हेतु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर सूची 1 हड्डी और सूची 2 यहाँ पर इसके नाम दे रखे हैं। सूची 1 में तो हड्डी दे रखी है और सूची 2 में उसके नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं उरोस्थी ब्रेस्ट बोन, और आगे देखते हैं जित्रुक जिसे बोलते हैं कॉलर बोन, और सी जानुफलक, नी कैप, और डी स्कंद फलक, शोल्डर ब्लेड। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? इसके यहाँ पर दे रखे हैं नाम: क्लेविकल, पटेला, और स्पेम्पुला, और स्टर्म। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेंगे? जल्दी से इनके मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए का आंसर रहेगा हमारा, ए का आंसर रहेगा, तो ये जो उरोस्थी है, ब्रेस्ट बोन है, इसका रिलेशन आएगा स्टर्नम इसका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं जित्रुक, कोलर बोन, यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा? बी का किससे रहेगा मिलान? ए से। बी का रहेगा 1 से, ये रहेगा इसका आंसर।
क्लेविकल, क्लेविकल रहेगा, जत्रूक का क्लेविकल रहेगा। और नी कैप का क्या रहेगा, जनफलक का क्या रहेगा, नी कैप का रहेगा आंसर पटेला, पटेला आंसर रहेगा नी कैप का। और एक रह गया हमारा स्कंद फ्लक, स्कंद फ्लक का रिलेशन रहेगा हमारा, स्कंद फलक का रहेगा स्पेपुला, स्पेपुला आंसर इसका रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ए का हमारा रहेगा 4, ए का 4, और बी का रहेगा 1, बी का 1, और सी का रहेगा 2, डी का रहेगा 3। तो ये आंसर रहेगा हमारा बी आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये ऑप्शन सेम सेम है, तो यहाँ पर ये आंसर रहेगा बी, क्या रहेगा, बी आंसर रहेगा हमारा। तो बी में हमने चेंज कर दिया है, तो हमारा आंसर रहेगा ये वाला 4, 1, 2 और 3। तो ये आंसर रहेगा, बी में हमने चेंज कर दिया है, तो ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला आंसर रहेगा। तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 पर। निम्नलिखित में से कौन से उपापचयी अवशिष्ट के उत्सर्जन के लिए एटीपी आवश्यक नहीं होता है। तो ये जो एटीपी है ये किसके लिए आवश्यक नहीं होता है, ए यूरिया के लिए, बी यूरिक एसिड के लिए, या फिर सी गुआनिन के लिए, या फिर डी अमोनिया के लिए। तो एटीपी किसके लिए आवश्यक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा हमारा, क्या आंसर रहेगा इसका, रहेगा यूरिक एसिड के लिए आवश्यक नहीं है। और ये यूरिया के लिए भी आवश्यक है, ये गुआनिन के भी आवश्यक है, ये अमोनिया के लिए भी आवश्यक है, हर चीज़ के लिए आवश्यक है एटीपी, लेकिन यूरिया एसिड के लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो यहाँ पर ए रहेगा अग्रपिंडक, बी नाभिक, सी मध्य भाग, डी पुच्छ। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 6 का क्या आंसर रहेगा, मध्य भाग आएगा आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, केवल 25 क्वेश्चन आज की क्लास में हम करेंगे, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग या खंड पाए जाते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितने खंड होते हैं उसके, 3, 2, 4, 5। तो क्या आंसर रहेगा, यहाँ पर आंसर रहेगा डी, 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं उसके 5 खंड या 5 भाग होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ए मलेरिया, बी फाइलेरिया, सी एंजीफेलाइटिस, या फिर डी ल्यूकीमिया। तो यहाँ पर लुकीमिया, तो यहाँ पर जो है, यहाँ सूची 2 दे रखी है, बोन मैरो, मस्तिष्क, मांसपेशियाँ, लिसिका ग्रंथि या रक्त कोशिका। तो किसका किससे मिलान होगा, तो मलेरिया का मिलान होगा हमारा रक्त कोशिकाएं से। इसका आएगा रक्त में, जो ये मलेरिया हो जाता है तो रक्त कोशिकाओं से इसका रिलेशन रहेगा। सूची 1 का सूची 2 में मलेरिया में रक्त कोशिकाएं, और जो है फाइलेरिया, फाइलेरिया का क्या रहेगा, फाइलेरिया का रहेगा 4, फाइलेरिया का क्या रहेगा, लसिका ग्रंथि, फाइलेरिया का रहेगा लसिका ग्रंथि। और सी एंजीफेलाइटिस का क्या आंसर रहेगा, एंजीफेलाइटिस का आंसर रहेगा मस्तिष्क में यह होता है, एंजीफेलाइटिस होता है मस्तिष्क में। और ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया का क्या आंसर रहेगा, डी का रहेगा 1, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में आता है। ये ल्यूकीमिया आता है हमारा बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। तो आई होप आपको ये मिलान अच्छे से समझ में आएंगे। ये मिलान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल ध्यान से देख लेना। मलेरिया का रहेगा रक्त कोशिकाओं में मलेरिया होता है, और जो फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया इसका लसिका ग्रंथि से संबंध होता है, और एंजीफेलाइटिस होता है इसका संबंध होता है मस्तिष्क से, एंजीफेलाइटिस होता है मस्तिष्क से संबंध होता है इसका। ल्यूकीमिया होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए इसके मिलान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस तरह से संचित रहता है। तो स्तनधारी होते हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस तरह से संचित होते हैं। तो किस तरह से संचित होते हैं, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड से, या फिर भी लीवर और स्प्लीन में
ग्लाइकोजन से, या फिर लिवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोज से, या फिर लिवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजेन से। तो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा लीवर और जो मांसपेशियां होती हैं, लिवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजेन से। किसे? ग्लाइकोजेन। यहाँ पर आंसर रहेगा डी, लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजेन। देखो कितना यहाँ पर अंतर आ रहा है, लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजेन। तो यहाँ पर देखो एक जैसे ऑप्शन लग रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से इसका ध्यान रखना है। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस तरह से रहता है? तो स्तनधारी जो होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, लिवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजेन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एटीपी है। एटीपी एक क्या है? हार्मोन है, एक ऑक्सीकरण में सहायक एंजाइम है, या फिर उच्च ऊर्जा वाली फास्फेट बंध का अणु है, या फिर एक प्रोटीन है। तो एटीपी क्या है? एटीपी है क्या? तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी। क्या रहेगा इसका आंसर? हमारा रहेगा सी आंसर रहेगा, उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट बंध का अणु है। ये आंसर रहेगा इसका, उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट बंध का अणु है ये क्या है? उच्च ऊर्जा वाले। कौन सी? उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट बंध का अणु है यह एटीपी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल 25 आज की क्लास में हम करेंगे, और केवल आधे घंटे की अपनी साइंस की क्लास रहती है। आधे घंटे में हम साइंस के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। डेली हमारी आधा घंटा क्लास रहती है। क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? फाइब्रिनोजेन का संश्लेषण किस में होता है? तो ये जो होता है फाइब्रिनोजेन का संश्लेषण किस में होता है? किडनी में होता है, लिवर में होता है, या फिर फाइब्रोसाइड में होता है, या फिर रक्त में होता है। तो किस में होता है इसका संश्लेषण किस में होता है इसका? यह इकट्ठा किस में होता है, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा लीवर में। तो ये जो होता है फाइब्रिनोजेन, यह लीवर में संश्लेषण इसका होता है। किस में होता है? लीवर में इसका संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण करता है। जो मानव शरीर है इसमें जो प्लेटलेट्स होती हैं, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होती हैं, जिसका उत्पादन का नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है इनमें से? ए क्या रहेगा? ए थ्रोम्बोपोइटीन, या फिर इथ्रोप्रोटीन, या फिर प्लाज्मिन, या फिर हिपेरिन। तो क्या आंसर रहेगा इसका? क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स इसका? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा हमारा ए आंसर रहेगा थ्रोम्बोपोइटीन। क्या आंसर रहेगा? थ्रोम्बोपोइटीन इसका आंसर रहेगा। मानव शरीर में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके उत्पादन का नियंत्रण करता है ये थ्रोम्बोपोइटीन, ये नियंत्रण करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। जो मानव शरीर होता है उसके भीतरी भागों में जो रोगों की पहचान की जाती है, किसके द्वारा पहचान की जाती है? एंडोस्कोपी द्वारा, या फिर बी कार्डियोग्राफी द्वारा, या फिर सी जायरोस्कोप द्वारा, या फिर डी स्टेथोस्कोप द्वारा। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? एंडोस्कोपी द्वारा जो मानव शरीर होता है उसके शरीर के अंदर की जांच की जाती है। तो यहाँ पर 13 का आएगा एंडोस्कोपी। तो ये रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ए आंसर रहेगा एंडोस्कोप द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है यहाँ पर, और ये मिलान करके मैंने पहले से ही लिख दिए हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए और याद हो जाए, साथ के साथ आप पजल ना हो, इसलिए मैंने मिलान करके ही लिख दिया है इनको। तो सूची 1 है कार्बोहाइड्रेट उपापचय, ये है इंसुलिन से संबंधित होता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय यह इंसुलिन से संबंधित होता है। और वसीय अम्ल ऑक्सीकरण, यह बीटा ऑक्सीकरण से संबंधित होता है। क्या? वसीय अम्ल ऑक्सीकरण जो है यह बीटा ऑक्सीकरण से संबंधित होता है। और कैरोटीन यह बालों से संबंधित होता है। कैरोटीन का यूज होता है बालों में, तो कैरोटीन का संबंध होता है बाल से। और हेपेरिन का संबंध होता है प्रतिस्कंदी आएगा इसका आंसर। हेपेरिन का संबंध होता है प्रतिस्कंदी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए मिलान हमारे 14 तक। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 15
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? जो निम्नलिखित रेडियो तत्व, ये कुछ रेडियो तत्व दिए गए हैं, इसमें से किसका उपयोग मनुष्य शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो मनुष्य का जो शरीर है उसमें रक्त प्रवाह होता है, तो उसकी गति के मापन के लिए इसमें से किसका प्रयोग होता है? रेडियो आयोडीन का, रेडियो फास्फोरस का, या फिर रेडियो आयोडीन का, या फिर रेडियो सोडियम का? तो क्या आंसर रहेगा इसका क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा यहाँ पर हमारा रेडियो सोडियम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? रेडियो सोडियम का प्रयोग होता है गति को मापने के लिए, रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए रेडियो सोडियम का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? मानव शरीर स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है। जो हमारा शरीर होता है इसमें जो वसा होती है ना, ट्रांस वसा, उसमें सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है। कैसे समझा जाता है? हानिकारक, क्योंकि एक स्तर कम करता है। तो यह किसका स्तर कम करता है? LDL का, या फिर HDL का, या फिर ट्राइग्लिसराइड का, या फिर इंसुलिन का? तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा यह HDL का। यह आंसर रहेगा HDL का जो है स्तर कम करता है, यह HDL का स्तर कम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह किसका कम करता है? HDL का स्तर कम करता है। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा बहुत हानिकारक होता है, सामान्यतः हानिकारक होता है, क्योंकि यह स्तर कम करता है, HDL का स्तर कम करता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा लार के एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है? लार के एंजाइम की, लार जो होती है हमारे मुंह में जो लार बनती है, जिसके एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है Na++Cl+Cl+, यहाँ पर SO4। तो क्या आंसर रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा Cl। क्या रहेगा आंसर इसका? Cl आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर रहेगा। ये जो होता है Cl, ये हमारे लार के एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 18, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? जो हमारा हृदय होता है, हृदय की जो धड़कन होती है उसको नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? गंधक है, सोडियम है, पोटेशियम है, या फिर लोहा है? तो यहाँ पर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है, क्या है खनिज? जल्दी से आप आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। इसका आंसर क्या रहेगा? हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। मानव शरीर में त्वचा के नीचे पाए जाने वाले वसा का क्या कार्य है? तो क्या कार्य? जो हमारी स्किन है, हमारी स्किन के नीचे वसा जो पाई जाती है, इस वसा का क्या कार्य होता है? शरीर की ऊष्मा का क्षय रोकना, या फिर शरीर के लवणों का क्षय रोकना, या फिर हानिकारक सूक्ष्म जीवों को रोकना, या फिर उपयुक्त सभी? तो क्या कार्य है इसका? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या रहेगा? मानव शरीर में त्वचा के नीचे पाए जाने वाली वसा का क्या कार्य है? तो इस वसा का कार्य है शरीर की ऊष्मा का क्षय रोकना। क्या है इसका कार्य? इसका कार्य है शरीर की ऊष्मा का क्षय रोकना, इसका कार्य है। जो हमारा शरीर है उसकी ऊष्मा जो होती है उसका क्षय मतलब उसका खत्म होना, उस ऊष्मा को खत्म नहीं होने देती, तो ऊष्मा का क्षय रोकने का इसका कार्य होता है हमारी त्वचा के नीचे जो वसा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, 19 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगी, फटाफट से कवर कर लेंगे इस क्लास को। 25 ही क्वेश्चन आज के हैं हमारे, तो यही बचे हैं बस कुछ क्वेश्चंस, तो ये भी फटाफट से कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। अगर चैनल पर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है चैनल को तो ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन जो है उस पर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन क्लासेस के मिल जाए। बाकी टाइम हमारा फिक्स है 3 बजे और 8 बजे शाम को। तो 3 बजे हम साइंस जीके करते हैं, शाम को हम जीके की क्लास रखते हैं। जीके में अभी पॉलिटी जीके हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो उसके पार्ट 5-6 पार्ट हो चुके हैं। हर एक पार्ट में हम कम से कम 3-4 टॉपिक कर लेते हैं कवर।
तो 20 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो हमारा शरीर का कौन सा भाग ऐसा है जो शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो है ये फेफड़ा है, हृदय है, यकृत है या फिर वृक्क है। तो क्या आएगा? हमारे मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो शरीर ताप को नियंत्रित क्या रखता है? तो इसका आंसर रहेगा जो फेफड़े होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं वह शरीर का जो है ताप को नियंत्रित रखते हैं। फेफड़ा आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? जो हमारे शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र है, एक ना ताप नियंत्रण केंद्र है जिसे बोलते हैं थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट ये है कहाँ पर स्थित है? ए सेरिबेलम में, या फिर बी पिट्यूटरी में, या फिर सी हाइपोथैलेमस में, या फिर फेफड़े में। तो मनुष्य शरीर में ताप नियंत्रण करने का केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा जो ये है हाइपोथैलेमस। क्या आंसर रहेगा इसका? हाइपोथैलेमस है ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट यहाँ पर हाइपोथैलेमस में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हाइपोथैलेमस आएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शारीरिक क्रिया कलाप या व्यायाम के दौरान ग्लूकोज या ऊर्जा की खपत अत्यधिक बढ़ जाती है। तो इसका क्या कारण है? जो हमारा शरीर है, शरीर क्रिया कलापों तथा व्यायामों के दौरान जब हमारे शरीर में ग्लूकोज या ऊर्जा की मात्रा खपत अत्यधिक बढ़ जाती है। तो क्या हो जाता है? अत्यधिक बढ़ जाती है। जो ये ग्लूकोज होता है, ये ऊर्जा की मात्रा खपत होती है, अत्यधिक होने लग जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका कारण क्या है इसका कारण? कपकपाहट, या फिर थकान, या फिर ऑक्सीजन ऋण, या फिर पेशी शोष। तो क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा लगती है तो ऑक्सीजन ऋण हो जाता है। तो ये रहेगा इसका आंसर सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। 23 पर चलने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। बस 2 से 3 मिनट में हम इस जो है क्लास को ख़त्म कर देते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है, बस 3 क्वेश्चन अभी फटाफट से कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाले, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेपीज नामक है जो ये स्टेपीज है, ये है एक वैज्ञानिक है, एक उत्तक है, या फिर एक अस्थि है, या फिर एक जानवर है। तो ये स्टेपीज जो होती है यह क्या होती है? तो स्टेपीज होती है क्या होती है स्टेपीज? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेपीज क्या होती है? एक ग्रंथि होती है, एक अस्थि होती है। क्या होती है? एक अस्थि होती है। तो सी आंसर रहेगा। स्टेपीज एक अस्थि होती है। क्या होती है? स्टेपीज एक अस्थि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। 24 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से संवेदन किस लिए महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से संवेदन किस लिए महत्वपूर्ण है? सामान्यतः स्वास्थ्य सुधार के लिए, या फिर शरीर का गंध निकालने के लिए, या फिर त्वचा के रंध्र खोलने के लिए, फिर शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। तो निम्नलिखित में से संवेदन किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये संवेदन है, ये किस लिए महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर रहेगा? तो ये संवेदन है, यह महत्वपूर्ण है शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए। क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए यह संवेदन है जो ये इम्पोर्टेंट है। शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए संवेदन महत्वपूर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 24 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। 25 क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था फटाफट से आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर केवल हमारे 25 ही क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन को करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो सारी वीडियोज़ वहाँ पर मिलेंगी आपको साइंस की। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है?
सोडियम पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है या कैल्शियम पाया जाता है। तो हमारा जो शरीर होता है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में इन चीज़ों में से क्या होती है? सोडियम होती है, लोहा होती है, फास्फोरस होती है या फिर कैल्शियम होता है। तो क्या आएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा हमारा कैल्शियम होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होती है हमारे शरीर में? कैल्शियम होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। तो कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में होती है हमारे शरीर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 25 क्वेश्चन। जैसे कि मैंने कहा था आज बहुत जल्दी से क्लास को कवर कर लेंगे, तो हमने कर लिए 25 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें क्वेश्चंस कैसे लगे आपको। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ 3 से 3:30 पर हम डेली साइंस जीके की प्रैक्टिस करते हैं, तो बने रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। और शाम को 8 बजे से 8:30 बजे के को हम करते हैं जीके। तो इस टाइम पर हम जीके करते हैं, यहाँ पर हम पॉलिटी जीके कर रहे हैं। तो पॉलिटी जीके हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो पॉलिटिक जीके भी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे। प्लीज़ टाइम से आप क्लास पे ज्वाइन करें, और ये दिन में 3 से 3:30 बजे। बाय बाय।